नमस्कार दोस्तों, द ए के एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आरआरबी की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, एमसीक्यू सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। चलो ऑल द बेस्ट, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक की हमें ज़रूरत है। तो हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, वजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन बाय। जो वजाइनल एसिडिटी है वो मेंटेन बाय किससे मेंटेन होती है? तो ए है स्ट्रेप्टोकोकस से, या फिर डोडरसलाइन बेसिलाई से, या फिर म्यूकोबैसिलाई से, या फिर एसिडोबैसिलाई से। इनमें से कौन जो होता है वो वजाइनल एसिडिटी को मेंटेन करता है? वजाइनल एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए दोस्तों जो डोडरसलाइन बेसिलाई है वो जरूरी है, जो वजाइना के अंदर साइड में ही होते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड से में से ये निकलते हैं डोडरसलाइन बेसिलाई, जो वजाइनल एसिडिटी को मेंटेन करते हैं। वजाइनल एसिडिटी जो 4 pH से भी नीचे की रहती, अंडर में रहती है। तो वजाइनल एसिडिटी के लिए डोडरसलाइन बेसिलाई जरूरी है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्ट्रेट बिफोर द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। क्यों एट्रोपिन सल्फेट जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी देते हैं, ईसीटी देते हैं, करंट झटका देते हैं, तो उसको क्यों दिया जाता है? तो टू रिलैक्स मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, टू अल्टरनेटिव एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, एज शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक, एक एनेस्थेटिक के रूप में दिया जाता है, या फिर टू रिड्यूस सिक्रेशन, को कम करने के लिए। तो एट्रोपिन सल्फर का काम ही यही है दोस्तों, टू रिड्यूस सिक्रेशन। अब जब हम ईसीटी देते हैं, झटका देते हैं पेशेंट को करंट का, ईसीटी, तो उसको कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो सिक्रेशन होगा तो वो एयरवे ब्लॉकेज कर सकता है, तो वो कम हो उसके लिए हम एट्रोपिन सल्फेट पहले दे देते हैं पेशेंट को। तो हमारा सही आंसर टू रिड्यूस सिक्रेशन। ठीक है, हमारा अगला एमसीक्यू है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। जो ईडीडी, जो लेबर पेशेंट होता है उसमें हम ईडीडी चेक करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी कब होगी उसका हम चेक करते हैं, तो वो किसका यूज करके हम डेट निकालते हैं? वुड्स फार्मूला, निगल्स फार्मूला, रॉबर्ट्स फार्मूला, या जॉनसन फार्मूला। इन चारों में से किसी एक ने ये फार्मूला बताई थी, तो कौन सी फार्मूला से हम ईडीडी चेक करते हैं? तो हमारा सही आंसर है दोस्तों निगल्स फार्मूला। जो निगल्स है उसने बनाई थी, तो निगल्स फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि जो जो मेंस्ट्रुअल की जो लास्ट डेट है वो +7 days +9 month, तो ये जो करने से हमें डेट जो मिल के आएगी वो हमारी रहेगी ईडीडी। तो दोस्तों यहाँ ये बात गौर कीजिएगा, अगर आपको कोई एलएमपी देता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट देता है, उसमें आपको पहले 7 डे ऐड करने हैं, बाद में 9 मंथ ऐड करने हैं। पहले ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले 9 मंथ ऐड कर लेते हैं और बाद में 7 डे ऐड करते हैं। ये गलत है, उससे आपको गलत मंथ में आप जा सकते हो। तो पहले 7 डे ऐड कीजिए, बाद में 9 मंथ ऐड कीजिए, तो आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मिल जाएगी। ये फॉर्मूला निगल्स फार्मूला है। ठीक है, आगे बात करते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल वेक्टर का है? ठीक है, माइस, टिक्स, स्क्विरल्स, या फिर टैपवॉर्म। इनमें से कौन जो वेक्टर का काम करता है? वेक्टर यहाँ पर कौन है दोस्तों? तो जो एक कैरियर है, जो डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक पेशेंट के ऊपर या दर्दी के ऊपर पहुंचाता है, तो एक कैरियर का काम करता है। तो इनमें से कौन है? तो जो टिक्स है दोस्तों वो वेक्टर का काम करता है, ज्यादातर वेक्टर। ठीक है, टिक्स का आंसर है ये। इसका पूरा डिस्कशन हम हमारे कम्युनिटी के लेक्चर में करने वाले हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कम्युनिटी के भी लेक्चर आने वाले हैं। लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लेप्रोसी को क्या कहा जाता है? सोरियासिस, स्कैबिस, हैंसन डिजीज, या फिर टेरियर्स डिजीज। तो इसका सही आंसर है हैंसन डिजीज। क्यों? क्योंकि हैंसन जो है साइंटिस्ट, उन्होंने शोध की थी। तो लेप्रोसी, हैंसन डिजीज, इसका दूसरा नाम है लेप्रोसी और हैंसन डिजीज, ये याद रखिएगा।
हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस इज सीन इन। जो ग्लूकोज इंक्रीज होता है टॉलरेंस, वो किस में देखा जाता है, इन सब में से किस में देखा जाता है? तो ए है हाइपोपिट्यूरिज्म, हाइपर इंसुलिनिज्म, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हाइपोपिट्यूरिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोइंसुलिज्म ये सब दिया गया है। तो सब में हाइपर इंसुलिज्म में भी ये ग्लूकोज का टॉलरेंस दिखता है, जो पिट्यूरिज्म होता है उसमें भी दिखता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में भी टॉलरेंस दिखता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा सही आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, हाइपर क्या है, तो हाइपोपिट्यूरिज्म, हाइपर इंसुलिनिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो ग्लूकोज का है वो टॉलरेंस दिखता है। हमारा अगला एमसीक्यू है, द स्टरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर इज डन थ्रू। तो जो स्टरिलाइजेशन आता है, ऑटोक्लेव किया जाता है ग्लासवेयर, जो ग्लास मटेरियल होता है उसका हम स्टरिलाइजेशन किससे करते हैं? फ्यूमिगेशन से, डिसइंफेक्शन से, ड्राई हीट से, या फिर मोइस्ट हीट से। तो फ्यूमिगेशन तो यहाँ आएगा नहीं, फ्यूमिगेशन ग्लासवेयर के लिए जरूरी नहीं है। डिसइंफेक्शन करना है तो स्टरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन से नहीं चलेगा, मोइस्ट हीट से भी नहीं चलेगा, तो ड्राई हीट है वही काम आने वाली है। तो हमारा आंसर है ड्राई हीट, क्योंकि ड्राई हीट से ग्लासवेयर है जो वो वैसे के वैसे रहते हैं, खराब होते नहीं है, और इन सब से खराब हो जाते हैं या फिर डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन कंप्लीटली होते नहीं है। तो ड्राई हीट से हम करते हैं ग्लासवेयर को, ठीक है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्स टू नो अबाउट। सोशियोलॉजी एक नर्स को किस में हेल्प कर सकती है? तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, नर्स को किस में हेल्प करती है? तो पर्सनल लाइफ को जानने के लिए, सोशल लाइफ जानने के लिए, कम्युनिटी को जानने के लिए, या फिर पॉलिटिक्स को जानने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ सोशियोलॉजी पर किसी की पर्सनल लाइफ नर्स को जानने के कोई काम की नहीं है, या फिर पॉलिटिक्स को भी जानने के लिए नर्स के लिए कोई काम की बात है नहीं। तो यहाँ कम्युनिटी को के जानने की बात भी नहीं है। तो यहाँ सोशल लाइफ, तो पेशेंट की या दर्दी की सोशल लाइफ क्या है, तो वो सोशियोलॉजी से हमें पता चल सकता है। तो हमारा आंसर रहेगा बी, सोशल लाइफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट द गैमेट्स इन गैमेट्स, एग और स्पर्म दोनों में, ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हो वो कितने प्रेजेंट रहते हैं? नो क्रोमोसोम, बी है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्रोमोसोम की बात की गई है, ह्यूमन में कितने होते हैं? तो नो क्रोमोसोम, ये तो आएगा नहीं। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम या 22 पेयर भी नहीं आएगा, हमारे 23 पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये पेयर्स 22 भी नहीं आएगा, और 3 सेट को भी आएगा नहीं। लेकिन यहाँ जो एग और स्पर्म ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है, वो 23 का जो पेयर है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो 22 पेयर तो होते ही है, प्लस ये 23 वाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेल और फीमेल के लिए, या मेल चाइल्ड आएगा या फीमेल चाइल्ड आएगा, तो उसके लिए तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ये हमारा सही आंसर रहने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटीज ऑर्गन डोनेशन पार्टीशन टू द सेसेशन ऑफ। तो जो लीगल डेफिनेशन है डेथ की जो डेफिनेशन है, जो फैसिलिटेट द ऑर्गन डोनेशन के लिए, वो क्या है? अगर कोई मर गया है, उसकी डेथ हो चुकी है पेशेंट, तो वो ऑर्गन डोनेशन कब कर सकता है, ऐसा पूछा गया है। तो उसका पल्स बंद हो जाए तब, या फिर रेस्पिरेशन बंद हो जाए तब, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन स्टॉप हो जाए तब, या फिर फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज इट्स एंटायरली, ब्रेन का फंक्शन ऑफ हो जाए तब। तो इनमें से सही आंसर है दोस्तों, आंसर डी, हमारा ब्रेन का फंक्शन। क्योंकि पल्स, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन फंक्शन सर्कुलेटरी फंक्शन के अलावा मेन है डोनेशन में ब्रेन का फंक्शन। जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो स्टॉप होता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रूव कर देते हैं, या फिर वो कह देते हैं कि ये बॉडी का ब्रेन फंक्शन स्टॉप हो गया है, उसके बाद ही ऑर्गन डोनेशन किया जाता है। ये लीगल डेफिनेशन है डेथ के बारे में, जो ऑर्गन डोनेशन करते हैं उसके लिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंट्राओशियस ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन
इज टिपिकली यूज फॉर चिल्ड्रन। जो इंट्राओशियस क्या है दोस्तों, तो जो हड्डियां होती है, बोन होता है, उसमें डायरेक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। जो ड्रग है, जो दवाई है, वो डायरेक्ट बोन में दी जाती है। इज टिपिकली फॉर चिल्ड्रन, तो उस कब कब दी जाती है, किस चिल्ड्रन को दी जाती है, तो क्रिटिकली इल अंडर 6 एज, क्रिटिकली इल एंड ओवर 6 एज 6, या फिर अंडर एज 6, या फिर ओवर एज 6। यहाँ जो डायरेक्ट बॉन में देना है, तो अंडर एज 6 या ओवर एज 6 में क्रिटिकली की तो बात आने ही वाली है, तो क्रिटिकली तो आएगा ही। लेकिन ओवर 6 एज के बाद को देना नहीं है। यहाँ पर चिल्ड्रन की बात की तो क्रिटिकली इल अंडर एज 6 के अंडर के बीच में रहेगा, उसको इंट्राओशियस ड्रग जो क्रिटिकल पेशेंट है इल, उसको दी जा सकती है। तो हमारा आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय, ऑप्शन ए है स्पाइनल कॉर्ड से, बी है कोरोइड प्लेक्सस सेरेब्रम से, या फिर डी है सेरेबेलम से। तो कहाँ से ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो सीक्रेट होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से नहीं होता दोस्तों, वहाँ होता जरूर है लेकिन वहाँ से सीक्रेट नहीं होता है। सेरेबलम से या सेरेबेलम से या सेरेब्रम से होता नहीं है। तो हमारा सही आंसर है कोरोइड प्लेक्सस से ये फ्लूइड सीक्रेट होता है, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट नर्सिंग फिलोसॉफी ऑन हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। जो फर्स्ट नर्सिंग फिलोसॉफी है ऑन हेल्थ मेंटेनेंस के ऊपर जो फिलोसॉफी है और रिस्टोरेशन की जो फिलोसॉफी है वो किसने इस्टेब्लिश की थी। तो ऑप्शन है क्लारा बार्टन, डॉटिया डिक्स, या फिर मैरी एलिजा मेहोनी, या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यहाँ दोस्तों फर्स्ट नर्सिंग फिलोसॉफी की बात गई हेल्थ प्रमोशन और मेंटेनेंस दोनों के बारे में, तो हमारा सही आंसर रहने वाला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उसने ही नर्सिंग की शुरुआत की थी ऐसा माना जाता है, और उसने ही ये फर्स्ट नर्सिंग फिलोसॉफी ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन जो हेल्थ रिस्टोरेशन के है उसके बारे में लिखा था। तो इस्टेब्लिश किसने किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हमारा आंसर है डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च का स्कोप इनमें से कौन सा है, क्यों नर्सिंग रिसर्च करनी चाहिए। टू डेवलप द कॉन्सेप्ट, टू डेवलप द असेसमेंट, टू डेवलप द आंसर, या फिर टू डेवलप द नॉलेज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ नर्सिंग रिसर्च की बात हो रही है, तो कोई कॉन्सेप्ट को लेकर रिसर्च करता नहीं है, कोई असेसमेंट के लिए रिसर्च करता नहीं है, या फिर नर्सिंग रिसर्च में सिर्फ आंसर देने के लिए रिसर्च कोई करता नहीं। जो रिसर्च होता है वो एक नॉलेज के लिए होता है, कुछ आगे कुछ हो सके उसके लिए होता है। तो जो हमारा आंसर रहेगा टू डेवलप द नॉलेज, ये रहेगा डी। ठीक है। एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन। जो ओवर ग्रोथ होता है बोन और सॉफ्ट टिश्यू का, वो किस में दिखाई देता है, एक्रोमेगाली में, कुशिंग सिंड्रोम में, या फिर गोइटर में, या फिर टिटेनी में। तो जो एक्रोमेगाली है उसमें भी नहीं दिखाई देता क्या, या कुशिंग सिंड्रोम में दिखाई देता है, या गोइटर में, या टिटेनी में। तो टिटेनी में नहीं आता या गोइटर में नहीं आता। जो ओवरग्रोथ बोन का बात की गई है दोस्तों, यहाँ बोन और सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बात की गई है, तो ये आएगा हमारा एक्रोमेगाली। आंसर रहेगा एक्रोमेगाली। जो हमारा सर बड़ा हो जाता है उसमें जो बोन होते हैं और सॉफ्ट टिश्यू होता है वो बड़ा हो जाता है, तो एक्रोमेगाली हो जाता है। तो एक्रोमेगाली का पेशेंट हो, गूगल पर सर्च कर लेना, उसमें साफ दिख जाएगा बोन और सॉफ्ट टिश्यू वो ओवर ग्रोथ हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और सारे वीडियो जो हमने आरआरबी के ऊपर बनाए हैं उसको देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।